आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और दोस्तों इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उस पार्ट में दोस्तों हमने कई महत्वपूर्ण नियम कंप्लीट किए थे। आज दोस्तों उन्हीं नियमों के आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण नियम कंप्लीट करने वाले हैं जो दोस्तों कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं उन नियमों को। और दोस्तों इन नियमों को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों पहला जो नियम मैंने लिखा हुआ है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, साइड्स से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में पूछा भी था और दोस्तों उसी वो क्वेश्चन भी आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और वो नियम क्या था वो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हमको कहीं भी एज वेल एज दिखे, विद दिखे, अलोंग विद दिखे, टुगेदर विद दिखे, एंड नोट दिखे, इन एडिशन टू दिखे, बट और बिसाइड्स, जी हाँ दोस्तों और कुछ भी होते हैं इसी तरह से, एक्सेप्ट होता है एक और रादर देन होता है, इस तरह के दोस्तों कंजक्शंस दिखे और इन कंजक्शंस से दो सब्जेक्टों को यदि जोड़ा गया हो तो दोस्तों वर्ब हमेशा और हमेशा पहले वाले, जी हाँ दोस्तों किसके अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो दोस्तों एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। दोस्तों जो इज लगा हुआ है वो पेरेंट्स के अनुसार नहीं लगा हुआ है, वो राम के अनुसार लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों किसके अनुसार लगा हुआ है, वो राम के अनुसार लगा हुआ है। जबकि दोस्तों पेरेंट्स प्लूरल है, बहुत से लोग गलत कर इसमें आर भरकर आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज वेल एज कंजक्शन से इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब राम के अनुसार लगेगी। जी हाँ दोस्तों किसके अनुसार लगेगी, राम के अनुसार लगेगी। राम और उसके जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं। मिंटू एंड नॉट यू हैज डन इट, मिंटू एंड नॉट हैज यू डन इट। मिंटू ना कि तुम, मिंटू ना कि तुम जिसने ये किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मिंटू और उसके लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, हैज। किसके लिए लगा हुआ है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट मिंटू के लिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है, ना कि यू के लिए। दोस्तों यदि हम यू के अनुसार यहाँ पर भर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हैव। इसलिए दोस्तों हम इन कंजक्शंस को ध्यान रखेंगे और किसके अनुसार लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हैज मिंटू के अनुसार लगा हुआ है। इसी तरह दोस्तों अगला जो सेंटेंस है वो मैंने पिछले पार्ट में सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ था और आप लोगों से भरने के लिए भी कहा था, आई अलोंग विथ माई फादर एम कमिंग। दोस्तों यहाँ पर जो अलोंग विथ से जोड़ा गया है इस कारण जो वर्ब लगेगी दोस्तों वो एम लगेगी आई के लिए, ना कि दोस्तों माई फादर के लिए और ना ही किसी और चीज के लिए। यहाँ पर दोस्तों किस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी वर्ब, वर्ब पहले सब्जेक्ट आई के अनुसार लगेगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला नियम, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अब दोस्तों नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो उस वर्ब के नजदीक हो, जो उस वर्ब के नजदीक हो उस दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। देख लेते हैं दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स, उससे क्लियर हो जाएगा। नाइदर मिंटू नोर जमाल हैज कम, ना ही मिंटू और ना ही जमाल आए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जमाल लिखा हुआ है, इनके लिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है दोस्तों, जमाल के लिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है और जमाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका नाम हमने इस्तेमाल किया, उन्होंने हमको इजाज़त दी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आइदर सत्यम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। जी हाँ दोस्तों, आइदर सत्यम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, और इसके अनुसार दोस्तों हैव लगाया हुआ है। किसके अनुसार लगाया हुआ है दोस्तों, फ्रेंड्स के अनुसार। चूंकि दोस्तों हमको मालूम है जो वर्ब आना है आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो यदि जोड़ा गया होगा तो दोस्तों वर्ब उसके जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आना है। और देख लेते हैं, नॉट ओनली मिंटू बट आल्सो सत्यम इज गुड एट इंग्लिश। तो दोस्तों जहाँ यहाँ पर जो इज लगाया हुआ है वो सत्यम के लिए लगाया हुआ है, न केवल मिंटू बल्कि सत्यम भी इंग्लिश में अच्छे हैं। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, देट इत्यादि द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब जब सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है इस नियम को मैं समझा देता हूं। यदि दोस्तों हमको किसी भी सेंटेंस में
रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और देट दिखें तो दोस्तों वर्ब हमेशा उनके एंटीसीडेंट दोस्तों उनका पूर्व पद, जो उनके जस्ट पूर्व लिखा हुआ होगा, जो उनके जस्ट पहले लिखा हुआ होगा, उनके अनुसार वर्ब आएगी। दोस्तों सेंटेंस से हम समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ही इज द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी। दोस्तों यहाँ पर जो हैज लगाया हुआ है वो दोस्तों किसके अनुसार लगाया हुआ है? बॉय के अनुसार। क्यों लगाया हुआ है दोस्तों? क्योंकि बीच में हमको हु दिखाता, ये जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमने पढ़ा है यदि रिलेटिव प्रोनाउन हमको दिखें तो वर्ब उनके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। दोस्तों अगला सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पर हु एम, आई के लिए दोस्तों यहाँ पर एम लगाया हुआ है, आई के लिए दोस्तों यहाँ पर एम लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है दोस्तों? क्योंकि हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन यदि देखें तो हमको जो वर्ब है जस्ट पहले वाले उनके सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, द बुक्स दैट आर हेयर आर माइन। दोस्तों अब यहाँ पर दैट आर लगाया हुआ है, चूंकि दोस्तों बुक्स प्लूरल लिखा हुआ है इसलिए हमने बुक्स के अनुसार यहाँ पर आर लगाया हुआ है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस रहते हैं इच्छार्थक वाक्य रहते हैं, जहाँ पर हमारी इच्छा प्रकट की जाती है, यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है और कुछ मांगा जाता है किसी से, उस तरह के दोस्तों जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहते हैं उनमें दोस्तों या सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल ही रहती है। गॉड सेव द किंग। दोस्तों गॉड सेव द किंग लिखा हुआ है, ना कि सेव्स। सेव्स हमको पता है दोस्तों सिंगुलर वर्ब होती है, वो सेव्स नहीं लिखा हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सेव। प्लूरल वर्ब लगी हुई है। लॉन्ग लिव द क्वीन, इसी तरह दोस्तों लिव भी प्लूरल वर्ब लगी हुई है। इस तरह के जो दोस्तों वाक्य होते हैं, यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है या किसी से कुछ मांगा जाता है, ऑप्टेटिव इच्छार्थक जो शब्द होते हैं उनमें दोस्तों हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग में की जाती है। दोस्तों अगला जो नियम लिखा हुआ है मैंने, अ नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अ नंबर ऑफ, इसका हिंदी में यदि अनुवाद हम करें तो बहुत सारे, कई, इस तरह से निकलता है, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब आती है। देख लेते हैं दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। अब दोस्तों पहला वाला एग्जाम्पल्स मैंने गलत लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि हमने पढ़ा है अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब आती है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर लिखा हुआ है जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, और वाज भी सिंगुलर लिखा हुआ है, ये भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला सेंटेंस सही लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, वर प्रेजेंट और स्टूडेंट्स, वर्ब भी प्लूरल लगाई हुई है दोस्तों और स्टूडेंट्स भी प्लूरल लिखा हुआ है। तो हमको याद रखना है दोस्तों अ नंबर ऑफ के बाद दोनों चीजें प्लूरल होती हैं। इसी तरह से दोस्तों एक और होता है द नंबर ऑफ, इसका दोस्तों हिंदी में अनुवाद होता है की संख्या, की संख्या। तो दोस्तों जो द नंबर ऑफ होता है वो द नंबर ऑफ के लिए वर्ब लगाई जाती है। तो इसका दोस्तों नियम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ का प्रयोग निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल रहता है, सॉरी नाउन जो होता है वो प्लूरल रहता है। द नंबर ऑफ बॉयज आर 50। जी हाँ दोस्तों, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ बॉयज इज, जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है और वर्ब सिंगुलर आती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे दोस्तों केटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, केटल का मतलब हमको पता ही है मवेशी, कैवेलरी का मतलब दोस्तों घुड़सवार सेना होता है, इस तरह इन्फेंट्री का मतलब दोस्तों पैदल सेना होता है, पोल्ट्री का मतलब दोस्तों जो मुर्गी पालन है वो होता है, पीजेंट्री का मतलब दोस्तों किसानी खेती होता है, चिल्ड्रन का हम सबको मालूम है, जेंट्री दोस्तों उच्च वर्ग के लोग, पुलिस का हम सबको मालूम ही है, और पीपल का मतलब लोग होता है दोस्तों। अब दोस्तों इनमें हम एस भी नहीं जोड़ सकते, ये सब ऑटोमेटिक प्लूरल होते हैं और इनके बाद हमेशा दोस्तों प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन और अक्सर लोग इनको गलत कर देते हैं। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जी हाँ दोस्तों, केटल आर लगाया हुआ है, मवेशी आर, इज लगा देंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा।
अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। दोस्तों क्या लगाया हुआ हैव ना कि हैज, हैज लगा देंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसी तरह पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। जी हाँ दोस्तों, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो दोस्तों पुलिस हैव लगाया हुआ है ना कि हैज। दोस्तों पुलिस आता है एग्जाम्स में तो कई लोग गलत करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, जबकि दोस्तों पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला नियम, देयर के बाद आने वाले वर्ब सिंगुलर प्लूरल होंगी। ये देयर के बाद आने वाले प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, देयर के बाद कौन सी वर्ब लगाई जाए ये देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। देयर इज अ गर्ल इन द रूम। जी हाँ दोस्तों, देयर इज अ गर्ल, क्या लिखा हुआ है इज अ गर्ल, क्योंकि दोस्तों अ गर्ल के लिए यहाँ पर हमने इज लगाया है। देयर के बाद दोस्तों जो हम लगाते हैं, देयर के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं दोस्तों वो आगे वाले नाउन के हिसाब से लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाया हुआ देयर इज। इसी तरह दोस्तों अगले में देयर आर 40 गर्ल्स इन द रूम। यहाँ पर दोस्तों क्या लगाया हुआ, देयर आर लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ आर, क्योंकि दोस्तों हमने किस लिए लगाया है, 40 गर्ल्स के लिए लगाया है। समझ गए होंगे दोस्तों ये नियम आप। अब अगला नियम देख लेते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में ही एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल हमेशा दोस्तों एक से ही होते हैं। आप इनका अगर एक वचन लिखेंगे तब भी यही लिखेंगे और बहुवचन लिखेंगे तब भी यही लिखेंगे। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा हुआ, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दोस्तों यहाँ पर इज वर्ब लगाई हुई है और हमने एक शीप की बात की है तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों दूसरे वाला सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ये आप देख लें, 10 शीप इज ग्रेजिंग। जी हाँ दोस्तों, 10 शीप आर आएगा, क्या आएगा दोस्तों आर, क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि शीप चाहे एक लिखें तब भी शीप ही लिखना पड़ता है और चाहे 50 लिखें तब भी शीप ही लिखना पड़ता है। इनमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और यहाँ पर 10 की बात हो रही थी इसलिए वर्ब आर लगाई जाएगी। देयर आर 2 फिश इन द फोन। जी हाँ दोस्तों, देयर आर 2 फिश इन द फोन। अब दोस्तों यहाँ पर तालाब में 2 मछलियों की बात हो रही है। दोस्तों फिश को प्लूरल नहीं किया जाता, फिश हमेशा फिश ही रहता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी फिश को प्लूरल किया जाता है, जैसा कि मैंने अगले सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश की है। जब दोस्तों कई अलग अलग तरह की मछलियों की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों फिश को प्लूरल किया जा सकता है, जैसा कि देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। दोस्तों एक्वेरियम में कई तरह की मछलियाँ हैं, कई अलग अलग जाति की मछलियां हैं, उनके बारे में बताया गया है तो उनको प्लूरल किया गया है। तो दोस्तों ये नियम समझ गए होंगे, यदि एक डियर लिखें तब भी डियर ही लिखा रहेगा, चाहे दोस्तों 50 लिखें तब भी वहाँ पर डियर ही लिखा हुआ होगा, उसको हम उसमें एस या कुछ जोड़कर उसको प्लूरल नहीं कर सकते। इसी तरह स्पीसीज, सीरीज, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट, इन सबको भी हम दोस्तों कितना भी लिखें केवल उनमें एस या ईएस जोड़कर उनको प्लूरल नहीं कर सकते, ये शब्द हमेशा ऐसे ही लिखे हुए होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला नियम, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद नाउन या वर्ब का प्रयोग किया जाना हो तो अदर के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों इनके कुछ एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। जी हाँ दोस्तों, देयर आर सो मेनी होटल्स। अब दोस्तों हमने क्या लगाया हुआ है, मेनी अदर होटल्स। अब दोस्तों हमको मालूम है कि अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगी, जैसा कि हमने लिखा हुआ है होटल्स, और दोस्तों वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी हमेशा इसके साथ प्लूरल आएगी, जैसा कि हमने लगाया हुआ है आर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, देयर इज अनदर होटल इन देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इज लगाया हुआ है और होटल लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमको मालूम है कि अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब तथा अदर के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अंतिम नियम और बचा हुआ एक वो और देख लेते हैं, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए वाक्य जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, जब वर्ब बहुत दूर जाकर हमको लगाना होती है और दोस्तों हम क्या गलती कर देते हैं उसमें दोस्तों वर्ब हम नहीं लगा पाते सही, लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है, जो मेन सब्जेक्ट हो जिसके बारे में बात की जा रही हो उसी के हिसाब से हमको दोस्तों वर्ब लगाना होती है। जैसा कि दोस्तों पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। जी हाँ दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब दोस्तों यहाँ पर एप्पल्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही क्वालिटी की। किसकी बात की जा रही दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इज लगाया हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ब दोस्तों मेन सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्वालिटी है। उसी तरह ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, यहाँ पर दोस्तों ही की बात की जा रही है। इस तरह का ऊपर भी हमसे एक सेंटेंस देख चुके हैं, ना कि दोस्तों उनके पेरेंट्स की बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब दोस्तों अब इतना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों जो अपील थी विक्टिम्स के द्वारा वो दंगों से रिलेटेड केस की, वो दोस्तों दूसरे राज्य में फॉरवर्ड करने के लिए वो दूसरे राज्य में फॉरवर्ड कर दी गई है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर वर्ब हैज़ लगाई हुई है बहुत आगे जाकर वर्ब हैज़ लगाई हुई है। और दोस्तों जो वर्ब लगाई गई है हैज़, वो अपील के लिए लगाई गई है। किसके लिए लगाई गई है? द अपील। तो दोस्तों अपील के अनुसार उन्होंने यहाँ पर हैज़ लगाया हुआ है, ना कि इस स्टेट्स के लिए। तो दोस्तों मैं इन 3 सेंटेंसों के माध्यम से केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा और हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ना कि उसके आसपास वाले किसी सब्जेक्ट के अनुसार। और चूंकि दोस्तों हमने और नियम भी अभी ऊपर पढ़े थे, बट नॉट ओनली बट आल्सो, वो वाले नियम अलग हैं, वो आप सब देख लें दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।